तो करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट अपना क्या क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ा था। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है? ज्योमेट्री बोला था मैंने आपको, जितने भी विजिबल फीचर्स हैं उन सबको डिज़ाइन करना है हमें। अब इसमें कौन कौन सी हम चीज़ें पढ़ेंगे, पहला बताया था आपको क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, उसमें बताया था आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, इंटरसेक्शंस, ये सारे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसमें। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स बता दिया था। पेमेंट करेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दिया था जो पेमेंट की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो गवर्न करती हैं अलग अलग फैक्टर्स को, ये बताया था आपको। ये फैक्टर्स जो थे अपने कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो गवर्न करते हैं फैक्टर्स को। वो फैक्टर थे अपने डिज़ाइन स्पीड, टोपोग्राफी, और कौन कौन से थे अपना टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल फैक्टर और ट्रैफिक फैक्टर्स, हाँ डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम, किसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं वो सारी कहानी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, उसमें था फ्रिक्शन था, अनइवननेस था, उसके अंदर हमारा ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स था और एक और था लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज, ये सारी थी। इसमें आपको फ्रिक्शन की सारी कहानी बता दी थी, भाई अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वो सारी कहानी बताई थी। नेक्स्ट अनइवननेस की कहानी बता दी थी। अनइवननेस में बताया था जो अंडुलेशंस हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनइवननेस बोलते हैं, और इसको जो मेज़र करते हैं हम वो मेज़र करते हैं बम्प इंडिकेटर से, ये बताया था, और इंटरनेशनली उसको IRI से करते हैं, ये बता दिया था। नेक्स्ट बताया था लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, भाई डार्क पेमेंट का क्या फ़ायदा है और लाइट पेमेंट का क्या फ़ायदा है, वो सारी कहानी बताई थी। नेक्स्ट ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप सेकंड क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज क्रॉस स्लोप। दूसरा नाम क्या है इसका, कैम्बर, क्रॉस स्लोप एंड कैम्बर। अच्छा, क्यों क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं? आपको पता है रोड में क्रॉस स्लोप देते हैं हम लोग, क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्रॉस स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्या होता है क्रॉस स्लोप? ड्रेनेज के लिए करते हैं। अच्छा, ड्रेनेज क्यों करते हैं? ड्रेनेज को पानी क्यों रिमूव करते हैं हम लोग? किसकी प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, पेमेंट की प्रोटेक्शन के। क्यों? वाटर और जो पेमेंट है वो क्या हो जाता है, दोनों बॉन्ड बना के उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस स्लोप देना पड़ता है। दूसरा और क्या करेगा वो, और बिटुमन को अलग कर देगा, किससे? मटेरियल अलग हो जाएंगे, स्ट्रिपिंग अप ऑफ बिटुमन बोलते हैं इसको, वो अलग हो जाएगा। और क्या होगा, उसमें हीविंग हो जाएगी, फूल जाएगी वो। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस स्लोप देना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। चलो, इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड, it is the slope provided to the road surface in transverse direction to drain the rainwater to drain the rainwater from the road surface. ओके, चलो क्या हो गया। चलो नेक्स्ट, अब क्यों करते हैं हम लोग, क्यों इसको करना है? टू अवॉइड द फॉलोइंग, सीधा ही लिख रहा हूं, टू अवॉइड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन सी किस चीज़ को अवॉइड करेंगे हम लोग, किस को बचाने के लिए? स्ट्रिपिंग अप ऑफ बिटुमन, फ्रॉम एग्रीगेट, swelling and heaving of subgrade, swelling and heaving of subgrade, slipping of vehicle, fourth,
ग्लेयर ओवर दी वेट पेमेंट, ग्लेयर ओवर दी वेट ग्लेयर ओवर दी वेट पेमेंट। चलो अभी क्या बताया मैंने बताया ये एक स्लोप है जो रोड सरफेस को प्रोवाइड करते हैं हम लोग किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पानी को निकालने के लिए। ये सारी कहानी है। अब कहता है क्या क्या अवॉइड करता है ये, मतलब किस किस चीज़ों से बचाता है। एक तो बिटुमन को अलग नहीं होने देगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, ठीक है, स्ट्रिपिंग अप ऑफ बिटुमन। स्वेलिंग एंड हीविंग ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड जो बेस होता है उसको वो फूल जाएगा तो वो हो जाएगा ना, तो स्वेलिंग एंड हीविंग ना हो उसके अंदर, व्हीकल स्लिप ना करे, चमक ना मारे, वेट ये सारे से बचाता है कौन, क्रॉस स्लोप। ठीक है जी। चलो अब कैसे प्रोवाइड करेंगे, हाउ टू प्रोवाइड में स्टार्ट कर दो सीधा। ऑन स्ट्रेट रोड हाउ टू प्रोवाइड, टॉपिक डालूं क्या पहले, चलो हाउ टू प्रोवाइड, कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके लिए 2 पॉइंट लिख लो, खत्म करते हैं इसको भी। ऑन स्ट्रेट रोड इट इज प्रोवाइडेड, ऑन स्ट्रेट रोड it is provided by raising the center line, by raising the center line, by raising the center line or center of carriageway, or center of carriageway with respect to edges, edges के रिस्पेक्ट में, thereby forming the crown, thereby forming the crown, thereby forming the crown on the highest point, on the हाईएस्ट पॉइंट क्राउन बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एट हॉरिजॉन्टल कर्व, एट हॉरिजॉन्टल कर्व विद सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेट द, विद सुपर एलिवेट द, सुपर एलिवेट द आउटर एज, आउटर एज को क्या कर दो, सुपर एलिवेट कर दो, सुपर एलिवेट द आउटर एज, सुपर एलिवेट द सरफेस ड्रेनेज, हो जाएगा इसमें सब, सुपर एलिवेट द आउटर एज। ठीक है, ये लिख लो। इसमें क्या बताया, अब कहता कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे। मान लो स्ट्रेट रोड है, दिस इज द स्ट्रेट रोड। अब स्ट्रेट रोड पे क्या करना है, आपको क्या करना है, इट इज प्रोवाइडेड बाय रेजिंग द सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन को उठाना है, सेंटर लाइन को उठाना है, और सेंटर ऑफ कैरिज वे विद रिस्पेक्ट टू द एजेस, एजेस के रिस्पेक्ट में कैसे उठा देंगे इसको, ये उठा दी, ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन बोलते हैं, ऐसे उठाते हैं इसको, समझ गए। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कर्व होगी, अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व होती तो कैसे उठाओगे, ये हॉरिजॉन्टल कर्व होती तब क्या करोगे। अब इसको हम लोग बनाएंगे, इसको कैसे, तो ट्राई करता हूँ, बन गया तो ठीक है। समझ गए, ये ऐसे उठ जाएगा, मतलब वो ऊपर की तरफ वैसे उठा देना, हमेशा आउटर एज पे ही उठाएंगे वो, समझ गए ना बात। मतलब या अल्टीमेटली इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये लो दूसरा व्यू देख लो, ये ऐसे उठा देना, ठीक है। आउटर एज जैसे ये आउटर एज पे जा रहा है, इसको उठा दिया अपन ने, इस पूरी टर्म को ऐसे उठा दो, सुपर एलिवेट, इसको बोलते सुपर एलिवेशन है, बट ये तरीका है किसका, कैमर प्रोवाइड करने का, ठीक है। वो आएगा अलग टॉपिक आएगा सुपर एलिवेशन, बट सुपर एलिवेट मतलब उसको सुपर एलिवेट कर दिया, समझ गए ना बात। चलो ये 2 तरीके हो गए कैसे प्रोवाइड करना है। इसको ऐसा करो, थोड़ा सा और करके देखो, होता है तो। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दिख रहा है सही, उड़ गया ना ये,
ये वाली जो है, ये वाली पेमेंट जो है इसको उठा दिया। क्लियर है? अरे इसको कहाँ मिला दिया, ये जो है ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ले लो, ये उठा दिया, ये लो, ठीक है। अब से दिख रहा है ना, इस जो कर्व है उसको उठा दिया। अरे ऐसे जाते हो, देखा होगा आपने, जब रोटेट वो कैसे ऊपर होती है, उसी को सुपर एलिवेट करते हैं। अल्टीमेटली क्राउन प्रोवाइड ये प्रोवाइड कर रहा है, तो हर पे होता है ये। तो ये तो बोल रहा हूँ, सारा कुछ देखा हुआ है अपन ने, बस इसको क्या कहते हैं ये देखना है अपन ने, और कुछ भी नहीं है। सारा कुछ बचपन से लेकर अब तक देख ही रहे हो, हैं, पता नहीं था ये है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कैसे प्रोवाइड करते हैं ये भी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंट इन फॉलोइंग वेज, इट इज रिप्रेजेंट इन it is represent in following ways. First, as percentage, परसेंटेज में कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5%, एज फॉर एग्जाम्पल 5%। 5% का मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5/100। 5% का मतलब ये है क्रॉस स्लोप। एज फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दे रखा है 1/20, तो 1/20 दे रखा है अपने को, तो 1/20 का मतलब क्या है 0.05। तो बात एक ही है, 1/20 बोल सकते हो, 5% बोल सकते हो। मतलब 1/20 का क्या मतलब है, एक वर्टिकल चलूंगा, एक वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल, ये ठीक है। 20 हॉरिजॉन्टल चलूंगा तो एक वर्टिकल उठाना है, इसको बोल देंगे। क्लियर है? वो थीटा भी बना के दिखा दूँ, लो सारा कुछ भी बना के दिखा देते हैं। लो जी, ये थीटा हो गया, ये 1 वर्टिकल हो गया, ये 20 ऐसा बना लो, और इजी लगेगा, लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैल्यू क्रॉस स्लोप किस पे डिपेंड करेगी वो लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कितना हो गया इसमें, एक ही पॉइंट लिखा क्या अभी, चलो पहले का पहला है, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें। द वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप, value of cross slope depends upon following factor, depends upon the following factor। कौन कौन से डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस पे, पेमेंट सरफेस का टाइप कैसे है, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस। दूसरा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये है, दोनों पे डिपेंड कर देगा। चलो कैसे पता लगेगा ये, कैसे डिपेंड करेगा इस पे। अच्छा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे आ जाओ पहले। अगर बारिश ज़्यादा होती है, और पानी ज़्यादा रुकता है, तब क्रॉस स्लोप क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर पानी नहीं रुकता है वहाँ पे, तो क्रॉस स्लोप क्या करना पड़ेगा, कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्रॉस स्लोप इतना ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, व्हीकल टॉपल होने लग जाए। अब इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया, ट्रक जा रहा है, पड़ रहा है उस पर, इतना भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। इतना प्रोवाइड करेंगे भी उसमें पानी निकल जाएगा, बस समझ गए। टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस पे कैसे डिपेंड करेगा, अब पेमेंट की सरफेस परमिएबल है या इम्परमिएबल है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर पेमेंट की सरफेस आपकी इम्परमिएबल है, क्रॉस स्लोप क्या करना पड़ेगा, मतलब पानी अंदर पास नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस स्लोप कम प्रोवाइड कर देंगे। अगर परमिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर। तो अल्टीमेटली दोनों पे डिपेंड करता है। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए ना बात। चलो बढ़िया, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या लिखवा दें आपको, अब आपको लिखवाना है अलग अलग पेमेंट सर्विस के लिए कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे, सवाल आएगा इससे भी। चलो चार्ट बना लो इसमें, कितना कितना प्रोवाइड करेंगे क्रॉस स्लोप। इसमें लिखो टाइप ऑफ रोड सरफेस, टाइप ऑफ
टाइप ऑफ रोड सरफेस, टाइप ऑफ रोड सरफेस, रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप, रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप, रेंज ऑफ क्रॉस स्लोप। अब रेनफॉल आपकी, ये बताओ मुझे, दो टाइप की रेनफॉल हो सकती है। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल, क्रॉस स्लोप क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? जहाँ पे लाइट रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। सबसे पहले है सीसी की रोड, सीमेंट कंक्रीट, एंड सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। अब रेनफॉल है, उसके बाद थिन बिटुमिनस सरफेस, अलग लिख देता हूँ पहले, थिन, यहाँ से सवाल बनेगा आपका, थिन बिटुमिनस सरफेस। थर्ड वन, थर्ड इज WBM एंड ग्रेवल, एंड ग्रेवल पेमेंट, एंड ग्रेवल पेमेंट। फोर्थ इज अर्दन रोड्स, अर्दन रोड्स। रेनफॉल है हैवी, हैवी रेनफॉल 2%, लाइट रेनफॉल। अच्छा ये बताओ, क्रॉस स्लोप ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है जब ज़्यादा रेनफॉल होती है। अच्छा अगर रेनफॉल कम होगी तो क्या करना पड़ेगा? कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। 2% से कितना हो गया? 1.7%। ठीक है, याद ऐसे ही करना है, समझ के बाद। उसके बाद अगर आपकी थिन बिटुमिनस सरफेस है, इसमें प्रोवाइड करने के बाद 2.5%, यहाँ पे 2%। WBM एंड ग्रेवल की है तो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा 3% और यहाँ पे आ जाएगा 2.5%। उसके बाद यहाँ पे 4% और यहाँ पे 3%। ये आपको सारी बात याद रखना है। अब जरूरी नहीं है परसेंटेज के फॉर्म में दो, और कैसे इसको शो कर सकते हैं हम लोग? फ्रैक्शन के फॉर्म में 2% को और क्या लिख सकते हो आप? 2/100 क्या लिख दूं? और 1/50, 1.7 भाग में 100, ये लगभग 1/60 के बराबर आएगा। समझ गए बात? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, समझ गए? बाकी बताने की जरूरत है क्या? बाकी कर लेना। 1/40, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/50 आ जाएगा। तो इसको सवाल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है भी आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी शो कर सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। सवाल जिसमें पूछना चाहे वैसे बता देना उसको। क्लियर है? चलो, WBM ग्रेवल के लिए 3% है, इसमें कितना आ जाएगा? 1/33 हो जाएगा, और बाकी निकाल लेना है। ठीक है, जस्ट 100 से भाग करके अपना निकाल लो। ओके, ये सारे आपको ध्यान रखनी है। हो गया? नेक्स्ट, नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के। अच्छा अब ये बताओ मुझे, मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था, कैरिज वे का स्लोप और शोल्डर के स्लोप, किसका ज़्यादा स्लोप होता है? शोल्डर का। क्यों होता है? क्यों होता है? कैरिज वे का स्लोप, कैरिज वे का स्लोप है यहाँ पे, और एक यहाँ पे शोल्डर का स्लोप है। ये कैरिज वे का स्लोप ऐसे लगा लो, दिस इज द कैरिज वे, ये होती कैरिज वे, ये स्लोप यहाँ पे हो गया इसका कैरिज वे का। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? शोल्डर का ज़्यादा करना। कैसे करूँ? किस तरफ लेके जाऊँ? ये एंगल कितना है? θ1, ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? θ2। क्यों करना पड़ा? यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ भी इकट्ठा नहीं होगा, अब सीधा जाएगा। अगर इसको कम कर देता तो कैसे होता? ऐसे, ये लो, ये ऐसे आ जाता, और ये थोड़ा सीधा हो जाता, समझ गए? और ये ऐसे जाता, ये कम हो जाता, फिर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता। तो इसलिए शोल्डर का स्लोप हमेशा ज़्यादा प्रोवाइड करें। ये सवाल बन जाएगा ऐसे कैसे? क्यों करते हैं? ताकि पानी इकट्ठा ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो, इसको बना रहने दो क्या इसको? चलो बना रहने देता हूँ। लिखो इसमें पहला पॉइंट, द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर, क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर
should be provided more than 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 slow cross slope of carriageway to prevent पहला पॉइंट accumulation of water accumulation of water पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए at junction of two at junction of अच्छा आपने कहाँ देखे शोल्डर शोल्डर जनरली कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे एज दी शोल्डर मटेरियल इज पुअर देन as the shoulder material is poor then carriageway। अच्छा आपने हाईवे पे जाते हो हाईवे पे देखते हो पहले ऐसे होता है देखो आपने ये देखा होगा ये कैरिजवे देखो जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये कैरिजवे होती होगी यहाँ पे लेन होती है एक इधर जा रही होती है एक यहाँ जा रही होती है यही होती होगी यहाँ पे एक लाइनिंग होती है देखिए आपने यहाँ पे ये लाइनिंग होती है एक बीच में लाइनिंग होती है ऐसी होती होगी। अच्छा यहाँ पे क्लियरेंस होती है इसको क्या बोलते हैं क्लियरेंस यहाँ पे एक लाइन और दिखती है आपको दिखती है ये क्लियरेंस होती है ये जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस लेके चलते हैं उसके बाद क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एक रफ पेमेंट होती है कई बार जब चलती है तो घर घर करती है गाड़ी अरे कई बार एक है हाँ वो कच्चा होता है वो पत्थर से होते हैं उसके ऊपर हल्के हल्के बिल्कुल भाई उसको पक्का नहीं किया होता उसको क्या बोलते हैं शोल्डर वो इसलिए बनाया जाता है जैसे आपकी गाड़ी उस पर आए तो आपको पता लग जाए भी आप शोल्डर पे आ गए हो और इसमें आप जब इमरजेंसी हो जाती है जब मोड़ने के लिए कोई व्हीकल ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी चढ़ा देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती बट उसको क्या बोलते हैं हम शोल्डर बोलते हैं क्यों एज द पेमेंट ऑफ द मटेरियल इज पुअर देन द कैरिजवे ये होती है। नेक्स्ट एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एट द जंक्शन ऑफ टू दोनों की जो जंक्शन पे क्या होता है पानी इकट्ठा हो जाता है ये सारी बात क्लियर है तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव और बनता है इसमें सेकंड इस पे लिख लेना स्टार लगा देना ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पे क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर शुड बी क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर should be cross slope of shoulder should be 0.5% more than 0.5% cross slope of shoulder should be 0.5% more than cross slope of 0.5% more than cross slope of adjoining pavement adjoining दो बार लिख दिया क्या क्रॉस स्लोप adjoining pavement having minimum value of क्या हो रहा है आज minimum value of 3% have minimum value of 3% and maximum value of 5% and maximum value of 5% ये आपको ध्यान रखना है सवाल देगा जरूर ठीक है एडजॉइनिंग बोल सकते हो या ऐसा लिख लो ठीक है हो जाएगा। किसी ने क्या बोला एडजॉइनिंग मतलब जो कैरिजवे की पेमेंट है अब कैरिजवे का जो स्लोप है उसके स्लोप से 0.5% ज़्यादा होता है किसका शोल्डर का जैसे ये बताया ना शोल्डर का ज़्यादा है ये 0.5% ज़्यादा होगा बट एक कंडीशन लगा रखी है इसका स्लोप मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 3% रहेगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 5% रहेगी ऐसे सवाल दे देगा वो। अब क्या करोगे अच्छा ये बताओ सीमेंट कंक्रीट का आपको बोल देगा क्रॉस स्लोप बताओ सीमेंट का स्लोप बताओ कितना होगा। अब इसमें हैवी फॉर हैवी रेनफॉल कितना है इसका 2% आप कहोगे सर शोल्डर का तो 2.5 होगा और 2.5 तो हो ही नहीं सकता कितना प्रोवाइड करोगे 3% आंसर आएगा ये आंसर है ये ऑब्जेक्टिव है समझ के बाद
ऐसे ही बोल देगा लाइट रेनफॉल के लिए 1.7 है, 0.5 प्लस करके वो तो हो ही नहीं सकता, कितना आएगा 3% आएगा। इसके बाद आएगा, अब ये कहानी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। जब WBM की बात पूछेगा 3 से 0.5 बढ़ा दोगे कितना आएगा, 3.5 आंसर आएगा इसमें। इसमें कितना आएगा, 2.5 से 3 आएगा यहाँ पे। इस पे कितना आएगा, 4 से 4.5 आएगा। इसमें कितना आएगा, 3 से 3.5। ये आपको ध्यान रखना। 2 से कितना आएगा आप बताओ, 2 से 2.5 बनता है, 2.5 हो नहीं सकता, कितना लेके 3 लेके चलेंगे। 0.5 प्लस करना है पहले, फिर देखना क्या 3 है, नहीं है तो 3 ले लेंगे। 3 से कम आ रहा है तो कम से कम तो 3 लेने शोल्डर का, कम से कम 3% लेना है, समझ गए। चलो ये सारी कहानी है, क्लियर है। ये सवाल आया हुआ कई बार, देता है ये वाली। चलो और करवाते हैं आपको। एक्सप्रेस वे की कहानी और लिख लो, 1-2 नोट्स लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो इसमें, द क्रॉस स्लोप ऑन एक्सप्रेस वे, द क्रॉस स्लोप on the cross slope on expressway for shoulders carriageway, for shoulders carriageway edge strip with bituminous surface with bituminous surface is 2.5% with rainfall, is 2.5% with rainfall, with rainfall exceeding 1000 mm, exceeding 1000 mm and exceeding 1000 mm and 2% for the places, 2% for the places having rainfall less than 1000 mm। अब आपने सेंटीमीटर में पढ़ी होगी रेनफॉल, तो आप ऐसे करना, चलो लिख लो, अभी तो बता देता हूँ आपको। चलो 1000 mm ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसने बताया जो क्रॉस स्लोप है एक्सप्रेस वे के केस में, उसमें शोल्डर का जो आपका क्रॉस स्लोप है और कैरिंग एज स्ट्रिप विद बिटुमिनस सरफेस से एज स्ट्रिप की हुई है, उसका 2.5% लेके चलना है। जब रेनफॉल आपकी एक्सीड करेगी 1000 mm से, जहाँ जिस प्लेस पे रेनफॉल 1000 mm से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तब आपको इससे ज़्यादा लेके चलना है। अगर रेनफॉल आपकी 1000 से कम होती है तो कितना लेके चलना है, 2% लेके चलना है। ये सवाल है ये सारे, ये स्टार लगा दो, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट, इफ टू स्टीप क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड, if too steep cross slope is provided, अगर आपने स्टीप स्लोप दे दी, ज़्यादा स्लोप दे दिया तो क्या होगा, टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। सारा कुछ लिखवा दिया मैंने, टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। सेकेंड, tendency of vehicle to travel along the tendency of vehicle to travel along the center line, to travel along the center line। तीसरा, uncomfortable drag, uncomfortable side thrust लिख लो, अनकंफर्टेबल साइड थ्रस्ट लो, ये लिख दो। अच्छा, अगर आपने क्रॉस स्लोप स्टीप कर दिया, स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, तो क्या नुकसान होगा, स्लो मूविंग व्हीकल क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। वो स्लो मूविंग व्हीकल क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अच्छा, व्हीकल की टेंडेंसी क्या रहेगी, अगर ज़्यादा स्लोप है तो बीच में चलेगा, वो बीच में चलेगा तो क्या होगा, उसको वो गिरेगा नहीं, उसको साइकोलॉजी ऐसी रहेगी, यार मैं गिर जाऊंगा अगर इसके ऊपर चलाऊंगा तो, समझ रहे हो। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा।
दूसरा अनकंफर्टेबल लगेगा साइड थ्रस्ट, तो हम उसको अनकंफर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये है स्टीप, अगर प्रॉब्लम हो रही है इसमें लिख सकते हो, ज़्यादा लिख सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपने रिक्वायर्ड से ज़्यादा दे दिया तो लिख देता हूँ ऐसे मोर देन रिक्वायर्ड, ये ऐसे लिख लो, मोर देन रिक्वायर्ड, इतना लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं हम, पांचवा पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप। टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लोप, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर कैसा है, स्ट्रेट लाइन। चलो इसको बनाते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर। कैसे प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ये तरीका बता दिया था, क्राउन को उठा देना। अच्छा जी, ये है, ठीक है, ये है टोटल विड्थ, ये है टोटल विड्थ, और ये है हाइट, ये है हाइट। यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है, स्लोप दे रखा है 1n टू दी हॉरिजॉन्टल, ये दे रखा है, n हॉरिजॉन्टल दे रखा है, ठीक है, 1n टू दी हॉरिजॉन्टल दे रखा है, या 1:n लिख लो सीधा, रुको हॉरिजॉन्टल रहने दो अलग से, 1:n लिख लो स्लोप, 1:n स्लोप यहाँ लिख रहा हूँ 1/n, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब इसको बनाना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे लिख लो 1:n, ठीक है, 1:n दे रखा है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, जो स्लोप दे रखा है कितना दे रखा है, 1/n दे रखा है। अच्छा यहाँ वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये हाइट है, इधर देखो tan थीटा किसके इक्वल हो, ये थीटा होता है, ये थीटा किसके इक्वल होगा, h डिवाइड बाय में W/2 हो जाएगा, तो h डिवाइड बाय में W/2 ये इक्वल आ जाएगा दोनों। यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा h का फॉर्मूला कितना आ गया, W/2n। ये फॉर्मूला, ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, अभी कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये मैंने बताया स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, इस पर आपने स्लोप दे रखा है 1/n, 1/n मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/n है, ठीक है। इसके लिए जैसे 1/20 1/30 ये दे रखा है। अगर मैंने कहा ये जो प्रोवाइड किया आपने, अब tan थीटा तो एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, ये तो tan थीटा निकलेगा, ये भी tan थीटा निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, ये क्या है W/2, h बाय में W/2, तो दोनों इक्वल कर दो, ठीक है। चलो W/2 है ना, अब बाकी के मैं आपको प्रूव नहीं करूंगा, फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। जितनी नीड है वो बता दिया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। अब पैराबोलिक कैम्बर है, ये दे रखा है पैराबोलिक कैम्बर, दिस इज द पैराबोलिक कैम्बर, ये इस टाइप का हो जाएगा, होना होता है उसको इस शेप में कर देंगे पैराबोलिक कैम्बर में। अच्छा पैराबोलिक की ये बताओ मुझे इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, क्राउन है, पैराबोलिक की इक्वेशन बोलो क्या होती है, y इक्वल टू, अब ये 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का है, अब ये थोड़ी समझाऊंगा, ये होती है इक्वेशन y इक्वल टू x²। अच्छा इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे a की वैल्यू लिख लो क्या आएगी, जस्ट आपको सिंपल प्रूव कर रहा हूँ मैं, 1 डिवाइड बाय में n इंटू W/2, ये n इंटू W/2 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आई वैसे, a की वैल्यू कितनी होगी, 2 डिवाइड बाय WN लिख सकता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी मेरी 2 डिवाइड बाय में WN इंटू में x², ये बन जाएगी इक्वेशन। तो अगर मैं हाँ 2x² इक्वल डिवाइड WN, y इक्वल टू 2x² डिवाइड बाय में WN, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे, ये भी स्टार लगा। अब कैसे आई, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अब वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, समझ रहे हो बात, क्योंकि शेप ऐसी होगी ना पैराबोलिक होगी, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट बता दिया, कोई नीड भी नहीं है, कोई यहाँ पे अपने कोई वो तो नहीं बनाना है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट एक आता है कंपोजिट कैम्पर, उसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, लिख लिया इतना। तीसरा कंपोजिट कैम्पर,
कंपोजिट कैम्बर होता है स्ट्रेट और पैराबोलिक दोनों, स्ट्रेट और पैराबोलिक दोनों, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से ये थोड़ा सही कर लेना, आप समझेंगे ना, बीच में तो पैराबोलिक, साइड में स्ट्रेट, ये पोर्शन को बोलते हैं हम स्ट्रेट, बीच में पैराबोलिक, यहाँ पे स्ट्रेट। हो गया। नेक्स्ट नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो इसमें। फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, फॉर सीमेंट कंक्रीट, फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर, straight line camber is preferred as it is easier to lead, as it is easier to lead, ठीक है। एंड फॉर बिटुमिनस, फॉर बिटुमिनस यहाँ पे आप पैराबोलिक और दोनों प्रोवाइड कर सकते हो, पैराबोलिक और कंपोजिट, composite are preferred, composite are preferred, देख लो। एक क्वेश्चन कराएं, कई दिन हो गया, धीरे धीरे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत कराएंगे आपको, आज करते हैं क्वेश्चन। हो गया, लिखो न्यूमेरिकल लिखो, अप्लाई करते हैं इन सबको। ये क्वेश्चन, in the region where heavy rainfall occur, heavy rainfall occur, two types of payment, two types of payment are to be constructed, are to be constructed, two lane SH with bituminous concrete surface, with bituminous concrete surface, bituminous concrete surface. Next, second, ODR of WBM payment, WBM payment of 3.8 meter wide, of 3.8 meter wide. What should be the height of crown? What should be the height of crown with respect to height of crown with respect to the edges, with respect to the edges in these two cases, in these two cases, assuming straight line camber, assuming straight line camber and width of two lane NH as कितनी होती है दो लाइन की विड्थ, बता दी क्या मैंने? अरे वो लिखवा दिया था ना मुझे, नहीं लिखवाया गया अभी? अरे कितनी विड्थ लेके चलते हैं लेन की, नहीं लिखवाया? चलो अभी आगे आ जाएगा, मेरे को लगा करार का, चलो बता ही दिया फिर मैंने यहाँ पे। अगर मैंने आगे थोड़ा पढ़ा रखा होता ये चीज़ ना लिखता मैं, ठीक है ना। चलो सवाल पढ़ो एक बार फटाफट से।
अब सवाल ऐसे आएगा, देख लो, चार्ट याद होगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। इन दी रीजन वेयर हैवी रेनफॉल अकर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। 2 लेन, उसमें 2 लेन का बनाया, स्टेट हाईवे बनाया है विद बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस। सरफेस कैसा है और रेनफॉल कैसी है? अब आ जाओ पीछे चार्ट पे, देखो इतने से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। मैंने अभी चार्ट बनवाया था एक, ये देखो रेनफॉल कैसी है, इसमें सरफेस कैसा है, तो कितना स्लोप लेके चलूँगा? 2.5% ना हैवी रेनफॉल में, ठीक है। अरे शोल्डर का थोड़ी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा वो थिन थी क्या? वो थिन थी, वो ऊपर वाली होगा बिटुमिनस, हाँ 2% लेके चलेंगे। 2 लेन एसएच विद बिटुमिनस कंक्रीट सर्फेस, बिटुमिनस कंक्रीट ही आ गया ना, ये फर्स्ट ही हो गया। ओडीआर ऑफ WBM पेमेंट इज, पेमेंट की विड्थ कितनी दे रखी है? 3.8 मीटर। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ क्राउन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द एजेस इन दिस 2 केस एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन कैम्बर एंड विड्थ ऑफ 2 लेन इज 7 मीटर। करो फटाफट से सोल्व करो, क्या क्या निकालना है। अब क्या दे रखा है, पहले तो आपको क्राउन प्रोवाइड करना है, कुछ ऐसा रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये है। अभी आपको इक्वेशन बताई थी मैंने, क्या इक्वेशन थी बोलो? 1/n इक्वल टू W बाई में कितनी वैल्यू थी? W बाई में 2 इंटू में, अरे वो तो वैल्यू आई है, W बाई में 2। चलो भाई लो मैं ही बता देता हूँ, 1/n इक्वल टू H बाई में W बाई 2, बताया ना ये। अब आ जाओ यहाँ से निकालो H की हाइट निकालना, क्या है यहाँ पे हाइट निकालनी है अपने को, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? W बाई में 2n। अब वैल्यू बताओ क्या क्या दे रखी है। पहला केस क्या है, एक ODR है और उसकी विड्थ कितनी दे रखी है? 3.8 मीटर विड्थ दे रखी है। स्लोप कितना होगा? हैवी रेनफॉल है और क्या है? बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है। उसके लिए कितना लेके चलते हैं स्लोप? स्लोप के लिए कितने लेके चलेंगे? अरे 2 ले लेंगे, इसमें n की जगह क्या आ जाएगा? जैसे 1 in n, वो फ्रैक्शन में n की वैल्यू हो जाती है, वो n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2.5 दे रखी है, या 2 दे रखी है, सॉरी 2 आ जाएगी। सोल्व करो वैल्यू को, पहला पार्ट h इक्वल टू W बाई में 2n, W वैल्यू कितनी है? 3.8 मीटर, 2 इंटू में 2%, सोल्व कर लो वैल्यू आ जाएगी। करो सोल्व, आंसर कितना आ रहा है? अरे n है ना, ये परसेंटेज में लेंगे, उसको फ्रैक्शन में लेना है, फ्रैक्शन में n हमेशा फ्रैक्शन में, जैसे 1 in 20, 1 in 50 ऐसे लेके चलेंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, 2% था, 2/100 क्या होता है? 1/50। इसको बोलते हैं 1 in n। n की वैल्यू कितनी होगी? 50। n की वैल्यू कितनी ले लोगे? 50 ले लो। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा? 0.38। 0.38 क्यों आ रही है, क्या बात है? अरे एक मिनट, एक और चीज़ देख लो। ये आया अपना, कौन सा पार्ट ले लिया? सेकंड पार्ट ले लिया क्या पहले? WBM ले लिया, अरे सेकंड ले लिया, सेकंड लिख लो। मैं यही सोच रहा हूँ यार, ये सेकंड पार्ट पहले सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं। आंसर बताओ कितनी आ रही है? 0.38 आ रही है, 0.058 आ रही होगी, चेक करो कितना आ रहा है। एक मिनट लो, उसमें ग्रोथ स्लोप भी चेंज हो जाएगा। अरे यार तुम उल्टा कर दिया, देखो ये तो देखो, ये WBM है, WBM के लिए क्रॉस स्लोप भी चेंज हो जाएगा। WBM की क्रॉस स्लोप कितना है? अरे सेकंड सोल्व कर दिया, पहले ही सोल्व करना था। पहले कितना WBM के लिए? WBM के लिए कितना है? 3% है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये पहले सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/33, तो 33 आ जाएगा यहाँ पे। ये सोल्व कर लेना, समझ के बात? अरे दोबारा बताऊँ, लो पहले सेकंड पार्ट सोल्व करिए। कैसा सर्फेस है? WBM। विड्थ कितनी है? 3.8 मीटर। सोल्व कैसे करेंगे? H की वैल्यू कितनी है? W बाई में 2n। W की वैल्यू कितनी है? 3.8। n की वैल्यू कितनी है? 1 बाई में 33, ओ सॉरी 33 लेके चलेंगे, n की वैल्यू है ना। लो सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ 0.057 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, फर्स्ट पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है और 2 लेन है। 2 लेन, जब 2 लेन है, स्टेट हाईवे है। अच्छा, एक लेन की विड्थ होती है कितनी? 3.75, एक की लेके चलते हैं, 2 की 7 लेके चलते हैं, तो इसमें मेंशन भी कर रखा होगा। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, विड्थ कितनी लिखी है 2 लेन की? 7 मीटर। अब विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। H इक्वल टू W बाई में
2 एन, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 7, 2 इंटू में 1/50, सॉरी 50 से लेके चले, अरे ये बार बार कंफ्यूजिंग है ना ये। लो कितना आ गया 0.0, लो ठीक है 0.0। ये सारी कहानी है। अब हाइट निकालिए, इसको चेंज कर लो, मीटर में आई है सारी, ठीक है। एम में कितनी आ जाएगी, ये मीटर में आई है, मीटर में एम में कितनी आ जाएगी, ये आ गई 17 mm, और ये कितनी आ जाएगी 1000 से गुना कर दो 57 mm आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रख लेना बस, क्लियर है ये सारी कहानी। क्या हुआ तुषार? बताओ बताओ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट दिमाग में रखो। ये बिटुमिनस कंक्रीट के लिए लिखना है इसके लिए, ठीक है। ये पहला पार्ट है आपका। कैसे सवाल आएगा वो भी बता दिया आपको। ठीक है चलो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट खत्म हो गया। सेकंड कौन सा लिया अपन ने? पहला कौन सा लिया? पेमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कौन सा लिया है? सेकंड लिया कैम्बर। दो खत्म हो गए। थर्ड लिखो विड्थ ऑफ द कैरेज वे। थर्ड क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज विड्थ ऑफ कैरेज वे। विड्थ ऑफ कैरेज वे, ठीक है। चलो विड्थ कितनी लेनी है वो लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, विड्थ ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन width of pavement depends upon width of traffic lane, width of traffic lane and width of traffic lane and number of lanes and number of lanes. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। चलो हो गया। द पोर्शन ऑफ कैरेज वे, सेकेंड पॉइंट। द पोर्शन ऑफ carriage way width, the portion of carriage way width that is intended for one line of traffic movement is called as traffic lane. Okay, next third point,
अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है। विड्थ ऑफ ट्रैफिक लिखवा दूं पहले थोड़ा सा। विड्थ ऑफ ट्रैफिक, width of traffic lane is decided on the basis of width of traffic lane is decided on the basis of type of vehicle moving on it, type of vehicle moving on it, type of vehicle moving on it, along with some clearance, along with some clearance, along with some clearance, along with some clearance on either sides, on either side, दोनों सर साइड्स में। फोर्थ पॉइंट, पैसेंजर कार इज कंसीडर, लिख लिया क्या? फोर्थ पॉइंट, पैसेंजर कार इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड व्हीकल। ये शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो कुछ, है ना। पैसेंजर कार इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड व्हीकल टू डिसाइड द विड्थ ऑफ कैरिज वे, टू डिसाइड द विड्थ ऑफ carriageway, to decide the width of carriageway, width of passenger car कितनी होती है width कार की? कार तो चलाते हो आप, हैं? कितनी होती है? कितनी होती है? 2.5 मीटर की होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर रूरल हाईवे for rural highway, if payment has 2 or more lanes, if payment has 2 or more lanes, if payment has 2 or more lanes, width of single lane is, width of single lane is 3.5 meter. If it is single lane, if it is single lane, width of pavement is equal to 3.75 meter. The number of lanes to be provided depends upon the number of lanes to be provided depends upon traffic volume. Traffic volume. नेक्स्ट चार्ट बनाना है मुझे 7वां पॉइंट के लिए। लिख लिया इतना? लिख लिया क्या? हाँ लिखो लिखो। जितनी कॉपी आपकी भरेंगे उतनी मेरी भरेंगे। अब आपको पता है मेरा तरीका क्या है इसमें? मैं सारा कुछ लिखवा देता हूँ भाई। कई टीचर होते हैं बता देते हैं, अच्छा बताया हुआ आज तो याद रह जाएगा, कल भी याद रहेगा, हफ्ते बाद। अब इस नोट्स को जब आप पढ़ोगे ना तब याद आ जाएगा। ये मैंने नोट किया है, समझ रहे हो भाई। कई टीचर क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, बता देंगे बस इतना सा करे ख़त्म, बच्चा जाने आप जानो, फिर आप बच्चा देखता फिर रहा है। क्योंकि दिमाग है यार, दिमाग तो सबका ही जैसा ही है भाई। आज आपको मैंने सब इतना बता दिया, तुषार ये वेट तो ये होती है, ये होती है, ये होती है, ख़त्म। अब दोबारा नोट्स पढ़ोगे क्या याद आ जाएगा? वैसा आएगा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी। अब जब लिखो पढ़ोगे तभी तो कोर्स लंबा हो जाता है हमारा, ये इशू है। नेक्स्ट कितना हो गया? 7th पॉइंट।
7 पॉइंट लिखो, द विड्थ ऑफ कैरिज वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर, width of carriageway for different condition are as follows. Different conditions are as follows. Are as follows. Types of road. Types of types of road or width of carriageway. Width of carriageway. Types of road में सिंगल लेन, सेकंड है 2 लेन विदाउट कर्व, 2 लेन विद कर्व, 2 लेन विद कर्व, इंटरमीडिएट कैरिजवे, intermediate carriageway, and the last is multi lane payment. चलो ठीक लो। अब वो कहता है सिंगल लेन हो तो कितनी लेके चलनी है, विड्थ ऑफ कैरिजवे 3.75 मीटर, अगर आपको 2 लेन विदाउट कर्व है तो 7 मीटर, अगर विद कर्व है तो 7.5, इंटरमीडिएट है तो 5.5 एंड मल्टी लेन इज तो है तो 3.5 मीटर। देख लो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब पढ़ते हैं इसको, समझते हैं सारे को। चलो इतनी कहानी पढ़ लेते हैं पहले। आप भी सोचते होगे सारा दिन लिखवाते रहते हैं। हो गया? चलो विड्थ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। विड्थ ऑफ द पेमेंट डिपेंड करेगा किस पे, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन पे। ट्रैफिक लेन की विड्थ कितनी है और नंबर ऑफ लेन्स कितनी है, समझ गए? वो कैसे करता है वो आपको चार्ट बनवा के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ कैरिज वे विड्थ दैट इज इंटेंडेड फॉर 1 लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक लेन। अच्छा, ट्रैफिक लेन क्या होती है? चलो मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये समझाने के लिए है, दिस इज द लेन, ये है, ये यहाँ जा रही है, ये है, ये देखते हो, ये 2 लेन बोलते हैं इसको। 1 लेन, ये कितनी लेन होगी? 2 लेन होगी। एक लेन की डेफिनेशन क्या होगी? द पोर्शन ऑफ कैरिज वे विड्थ दैट इज इंटेंडेड फॉर 1 लाइन ऑफ, एक लाइन की जो ट्रैफिक मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? 1 लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ये द पोर्शन ऑफ कैरिज वे विड्थ दैट इज इंटेंडेड फॉर 1 लाइन ऑफ ट्रैफिक, जो बना है किसके लिए? एक लाइन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ट्रैफिक लेन की विड्थ है वो डिसाइड करते हैं हम किसके बेस पे? भाई कौन सा व्हीकल मूव करेगा, ट्रक मूव करेगा, कार मूव करेगी, इसमें मूविंग अलोंग विद सेम क्लियरेंस, दोनों सब क्लियरेंस सेम लेके चलेंगे। क्लियरेंस समझ रहे हो ना? यहाँ क्लियरेंस छोड़ते हैं, ये क्लियरेंस होगी, समझ गए? ये क्लियरेंस होगी। ओके, नेक्स्ट है पैसेंजर कार इज कंसिडर। अब आपको जब भी विड्थ डिसाइड करोगे, एक कार को हम क्या मान लेंगे? स्टैंडर्ड मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, ठीक है? अब टू डिसाइड द, अब ये सारा ट्रैफिक में पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट आपको अभी सिर्फ एक पिक्चर क्लियर कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट इज फॉर रूरल, अभी आपको पैसेंजर कार की विड्थ बता दी कितनी होती है? वैसे 2.44 होती है, लेके कितनी चलते हैं हम लोग? 2.5 मीटर, जिसको हम क्या स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। नेक्स्ट, रूरल हाईवे की बात करूंगा। पेमेंट हैज 2 और मोर लेन्स, पेमेंट में क्या है? दो या 2 से ज्यादा लेन्स है, तब एक लेन की विड्थ कितनी मान लेंगे? 3.5 मीटर। अच्छा, इट इज द सिंगल लेन विड्थ ऑफ पेमेंट इफ इट इज सिंगल लेन, अगर खाली एक ही लेन है। कई बार देखिए आपने, सिंगल लेन होती है, एक ही लेन है जिसमें दोनों मूव कर रहे हैं, या एक ही लेन है, उस पर कितने मीटर लेके चलेंगे? वो 3.75 मीटर लेके चलेंगे। द नंबर ऑफ लेन टू बी प्रोवाइडेड डिपेंड किस पे करेगी? ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द कैरिज वे फॉर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग विड्थ लेके चलते हैं। अगर सिंगल लेन हो 3.75, सारे ऑब्जेक्टिव है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन बनेगा इससे। सिंगल लेन के लिए 3.75, 2 लेन विदाउट कर्व नहीं है तो कितना लेके चलेंगे? 7 मीटर। विद कर्व कितना लेके चलेंगे? 7.5। इंटरमीडिएट कैरिज वे कितना लेके चलेंगे? 7.5। इंटरमीडिएट का मतलब ज़्यादातर रोड्स जो होते हैं जहाँ पे जिसका यूज़ कम होता है, जिन रोड्स का यूज़ कम होता है उस रोड की कम विड्थ बना के छोड़ देते हैं। कितनी मीटर?
ज़्यादातर इंडिया में रोड इंटरमीडिएट कैरिज वे ही हैं। अब वहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, विड्थ कम कर दो, पैसा कम लगेगा, जगह कम है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बना के छोड़ देते हैं उसको, जहाँ पे जिस रोड को यूज़ कम में लेते हैं उसको 5.5 मीटर का बना के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मल्टी लेन, अगर मल्टी लेन है तो क्या होएगा, 3.5 लेके चले। ओके, समझ गए बात, सारे आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट, हो गया ये कहानी भी। चलो अच्छा, सिंगल लेन है तो थोड़ा बना के दिखाऊं, ट्राई करें बना गया। चलो ये लगा लो गाड़ी, एक बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कुछ नहीं है। गाड़ी कितनी विड्थ होती है, गाड़ी की विड्थ कितनी लेके चलते हैं, 2.5 मीटर। एक लेन लेके चलनी है मुझे, एक लेन लेनी है, एक लेन ले लो भाई, ये लो एक लेन ले ली। अच्छा कितनी लेन, एक लेन की विड्थ कितनी होती है, एक लेन की विड्थ कितनी होती है, 3.75 होती है। 2.5 मीटर की तो गाड़ी होगी, बाकी बचा कितना, क्या हो गया इसको, 0.625 यहाँ बचेगा, 0.625 यहाँ बच जाएगा। एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, समझ के बाद कितनी जगह बचती है, तभी हम एक इसकी विड्थ इतनी लेके चलते हैं, समझ के बाद। चलो अच्छा, अगर 2 गाड़ियाँ हो तो कितना कितना आ जाएगा, ऐसे मान लो ये गाड़ी है, एक ये गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी की विड्थ बोलो, 2.5 की ये होगी, 2.5 की ये होगी। बीच में क्लियरेंस कितनी रहती है इनके, 1 मीटर की इनमें रहती है। अब ये इधर करोगे आप, समझ गए ना बात, 1 मीटर की क्लियरेंस, कम से कम 1 मीटर तो छोड़ोगे। साइड में कितना बचा, अगर ये 7 मीटर की है, विदाउट कर्व है, ओ सॉरी 7 मीटर, कितना बच गया, 2.5, 5, 6, कितना बच गया, 0.5 यहाँ बचेगा, 0.5 यहाँ क्लियरेंस दे देंगे। तो अल्टीमेटली ये कहानी रहती है किसकी, ये कहानी, समझ गए बात। एक जनरल इन्फॉर्मेशन वैसे ही मैंने आइडिया दिया है, भी ऐसा रहा होगा, समझ गए बात। अब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, जरूरी नहीं है सारे ये 2.5 की दे देंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू जितनी जगह होती है उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, समझ गए ना बात, ये सारी कहानी है। चलो समझ गए बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब कितने हो गए कुछ सेक्शन एलिमेंट, आपके कुछ सेक्शन एलिमेंट हो गए 3 हो गए ना, 3 हो गए, विड्थ तक आ गए। चौथा पे आ जाओ, फोर्थ मीडियन। अरे कितने टाइम का हो गया ये, चलने दे क्या, 1 घंटा हो गया होगा, तो 1 घंटा 2 मिनट ही है, कोई बात नहीं, चलो 1:30 तक हो जाए, ठीक है। मीडियन क्या होता है, दूसरा नाम बोलो मीडियन का, डिवाइडर बोलते हैं ना। तीसरा नाम बोलो सेपरेटर, सारे ध्यान रखने हैं, मीडियन और डिवाइडर और सेपरेटर। इन हाईवे with divided carriageway, or payment a median is provided between two sets of traffic lane, median is provided between two sets of traffic lanes to divide the traffic in opposite direction, to divide the traffic in opposite direction, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मीडियन, द मेन फंक्शन ऑफ मीडियन is to prevent the head-on collision,
head on collision, to prevent the head on collision between vehicle moving in opposite direction. लो जी, हो गया। अब क्या क्या अवॉइड करते हैं ये भी लिख लो। इट ऑल्सो सर्व्स दी फॉलोइंग function. It also serves the following function: to channelize the traffic into streams, to channelize the traffic into streams, to protect the pedestrian, can be used to reduce the glare. लिख लिया क्या? क्या हो गया? क्या ऊपर करूँ क्या? अब नहीं आएगी। हो गया? टू प्रोटेक्ट द पेडेस्ट्रियन, टू कैन बी यूज टू रिड्यूस द ग्लेयर, कैन बी यूज टू reduce the glare, of headlight. To reduce the glare of headlight, जो चमक आती है, of opposite direction, रात को जब व्हीकल चलाते हैं एकदम से लाइट आती है ना आंख में, हम उसको ग्लेयर बोलते हैं, समझिए ना। अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा होता है, जैसे ये यहाँ से व्हीकल जा रहा है, यहाँ पे मीडियन है और यहाँ से व्हीकल आ रहा है, इसकी जो लाइट है वो सीधा आंख में पड़ती है ना, सीधा आंख में आती है। उसको बचाने के लिए तभी मीडियन में वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, तभी वो आंख में नहीं पड़ती, सीधा वो चलता रहता है। ये है सिस्टम। तो टू रिड्यूस दी, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, मीडियन लगा देते हैं। टू सेग्रीगेट द स्लो ट्रैफिक, गेट दी स्लो ट्रैफिक, लिख लो। स्लो ट्रैफिक अब कैसे प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू प्रोवाइड, पहले समझा दूं इसको। चलो समझो पहले। मीडियन क्या है? मीडियन एक डिवाइडर है, सेपरेटर है, जो ट्रैफिक को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इन हाईवे विद डिवाइडेड कैरिज वे, अब कैरिज वे डिवाइडेड भी हो सकता है, और पेमेंट एंड मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन, दो ट्रैफिक लेन के सेट में इसको प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो टू डिवाइड द, सिर्फ ये पढ़ लोगे आप, टू डिवाइड द ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है उसको डिवाइड करता है। फंक्शन क्या है इस मीडियन के, क्या करेगा ये? टू प्रिवेंट द हेड ऑन कोलिजन, जो सामने से व्हीकल आ रहा होता है उसे कोलिजन नहीं होता, इसलिए इसका फंक्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और कौन से फंक्शन है इसके? टू चैनलाइज द ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स में बांट देता है उसको। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पेडेस्ट्रियन को बचाता है। नेक्स्ट, और क्या करेगा? कैन बी यूज टू रिड्यूस द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट, जो चमक आती है उसको, ताकि एक्सीडेंट बचते हैं उससे। नेक्स्ट, टू सेग्रीगेट द जो स्लो ट्रैफिक है उसको क्या करते हैं, अलग अलग चलते हैं सारे के सारे। ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हाउ टू प्रोवाइड द मीडियन, तो लिख लो इसमें हाउ टू प्रोवाइड द मीडियन। अब लिखेंगे इसके लिए हाउ टू प्रोवाइड मीडियन, हाउ टू प्रोवाइड द मीडियन। Median can be provided in
फॉलोइंग फॉर्म्स, या तो हम बना दें पेमेंट मार्किंग, पेमेंट मार्किंग, दूसरा बना दो फिजिकल डिवाइडर्स, या मैकेनिकल सेपरेटर बोल सकते हो उसको। मैकेनिकल सेपरेटर। हो गया। चलो अब हमें इसके कुछ नोट लिखने हैं, जो सवाल आते हैं सीधा सीधा। नीचे नोट डालो, पॉइंट लिखते जाओ फटाफट से, नोट डाल के पॉइंट लिखते जाओ। अब जो जो विड्थ लेके चलनी है इसकी, फर्स्ट पॉइंट, इसके विड्थ के पॉइंट भी तो बहुत हैं, इसका कर्व स्टार्ट करना है। चलो, डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियन, डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियन इज 8 से 14 मीटर, 8 से 14 मीटर तक दे सकते हो इसको। इट इंक्लूड्स the provision for future expansion, future expansion इसमें आ जाएगी। In order to reduce the glare, in order to reduce the glare of headlights of opposing vehicle, minimum 6 meter width is required, minimum 6 meter width is required। तीसरा पॉइंट, हम आ जाओ IRC पे। IRC recommends the minimum width, of 5 meter। IRC recommends the minimum width of 5 meter that can be reduced to 3 meter, where land is restricted, जहाँ पे land restricted होता है। where land is restricted। fourth point, on bridges width required for median is in the range of 1.2 to 1.5 meter। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा। फिफ्थ पॉइंट लिखो, मीडियन शुड बी नॉर्मली ऑफ uniform width median should be of normally of uniform width throughout the length, where its width is change। एक मिनट, यहाँ पे जगह कम होती है वो भी तो लिखना पड़ेगा।
ठीक है, वेयर width is changed, a transition is to be provided. A transition is to be provided. Transition का slope लिख लो. Transition is to be provided of 1 in 15 to 1 in 20. ये ध्यान रखोगे, 1 in 15 to 1 in 20. अब कैसे होता है ये भी प्रोवाइड करके दिखा देते हैं. अब क्या होता है, जैसे ये है, ये जा रहा था नॉर्मली, अब आपको विड्थ चेंज होगी रोड की. अब आपको रोड को विड्थ को अपने को उतना ही रखना है, मीडियन की विड्थ को आपको कम कर सकते हैं. वो कैसे कम करते हैं वो सारी कहानी बता रहा हूँ. मीडियन होना था ये वाला, बट अब क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद आपको विड्थ कम चाहिए थी, यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोवाइड कर देंगे. ये वापस इसमें मिल जाएगा ऐसे. समझिए बात, विड्थ तो ऐसे प्रोवाइड कर देंगे. तो ये सारी कहानी रहती है. तो अल्टीमेटली अगर आपको मैं स्टेट इसी के ऊपर बना के दिखा दूँ, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा. अब इसका स्लोप कितना है, 1 in 15 टू कितना हो जाएगा, 1 in 20 प्रोवाइड कर दोगे. तो अल्टीमेटली मीडियन था ये, मीडियन की विड्थ कम करनी पड़ेगी. क्यों, आगे जाके अपने को, जैसे यहाँ अब आपको बताऊँ, बाईपास पे गए हो एयरपोर्ट आने से पहले, हाँ यू टर्न पे क्या होता है, मीडियन को कम करके इसमें साइड में जगह दे देते हैं, वो इसलिए क्या कहते हैं मीडियन को कम कर देते हैं. ये सारी कहानी. ओके, हाँ वो रुक सकते हैं वहाँ पे ले बाय को देने के लिए. ले बाय हो गया, हाँ ले बाय हो गया, उसको ले बाय बोलेंगे. ये सारी कहानी. ठीक है, चलो लिख लो इसको भी. नेक्स्ट अब रह गया अपना अर्बन एरिया का. 5 पॉइंट हो गए, लिख लिए. छठा पॉइंट, 6th पॉइंट लिखो. इन अर्बन एरियाज minimum width of median is to be provided. Minimum width is to be provided is 1.2 meter, and desirable width is 1.5 meter. Desirable width is 1.5 meter. For expressway, minimum width is to be provided for expressway minimum width is to be provided is 12 meter, and desirable width is minimum width is to be provided is 12 meter and desirable is 15.5 meter. लो ये भी लिख लो. चलो तब ये सारी कहानी होगी. याद करने वाली चीज़ें सारी पढ़ लो, 1 मिनट लगता है. देखो क्या बताया, कहता जो मीडियन की डिज़ायरेबल विड्थ है 8 से 14 मीटर तक दे सकते हो. अब ये देख रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 लेन तो 7 मीटर की बनी, 14 मीटर का मीडियन दे दिया. तो ये मैक्सिमम है, इतने तक दे सकते हैं आप. ठीक है, मीडियन. अब उसके किसके लिए, अब वो इसलिए होता है भी रोड को कई बार बढ़ाना पड़ जाता है अपने को. जैसे 1 लेन और बनानी है आपको, क्या करोगे, उसको हम कम कर देंगे और 1 लेन और बना देंगे. तो अल्टीमेटली रोड को बढ़ाना है तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम लोग मीडियम बना देते हैं. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्लेयर. अब ग्लेयर जो चमक मार रही होगी दूसरी हेडलाइट, उसको कम करने के लिए कम से कम कितनी विड्थ चाहिए आपको, कितनी विड्थ चाहिए, कम से कम 6 मीटर तो कम से कम चाहिए. IRC ने रिकमेंड किया भैया मिनिमम विड्थ आप 5 मीटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, कहाँ तक, 3 मीटर तक. IRC ने दिया, IRC वाला ये याद करना है आपको. वेयर जहाँ पे लैंड रिस्ट्रिक्टेड हो, ब्रिजेस पे विड्थ रिक्वायरमेंट क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी. ऑब्वियस सी बात है. कितनी देते हैं, 1.2 से
1.5 मीटर। मीडियन शुड बी नॉर्मली ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। मीडियन जनरली क्या होता है, नॉर्मली यूनिफॉर्म विड्थ का होता है थ्रू द लेंथ। जहाँ पे विड्थ क्या होती है, चेंज हो रही होती है, जहाँ पे विड्थ चेंज होती है वहाँ पे ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिशन प्रोवाइड कितना करते हैं, 1/15 टू 1/20, ये जनरली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया इन अर्बन एरियाज, वो तो थी सारी रूरल एरिया की बात। अब अर्बन एरिया की बात करें तो मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइड करते होते हैं, 1.2 मीटर, और डिजायरेबल विड्थ कितनी होती है, 1.5 मीटर। एक्सप्रेस वे की सारी कहानी अलग ही है। एक्सप्रेस वे पे मिनिमम विड्थ जो है कम से कम 12 मीटर और डिजायरेबल विड्थ कितनी रहती है, 15.5 मीटर तक रहती है। इतने बड़े बड़े मीडियन होते हैं समझ गए एक्सप्रेस वे पे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये नहीं है प्रोवाइड कर देते हैं, ये कंडीशन दे रखी है भाई, ज़रूरी नहीं है। अब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताएगी भी कितना प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन बताएगा, वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बट रिकमेंडेशन ये कहती है। ठीक है, ये सारी कहानियाँ। चलो नेक्स्ट पॉज कर दो 5 मिनट, पानी वानी पी लो। उतना कितना हो गया, कर्व स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज कितने हो गए हमारे क्वेश्चन एलिमेंट्स, 4 हो गए ना कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन एलिमेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन एलिमेंट इज कर्व। चलो क्या होता है कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, फुटपाथ के साइड में ऐसी कंस्ट्रक्शन जिससे पेडेस्ट्रियन कैरिज वे बना है, उसको क्या बोल देंगे, कर्व बोल देंगे। समझ गए। चलो देखो इसके बारे में, इट इंडिकेट्स द बाउंड्री it indicates the boundary between the pavement and median के बीच में भी तो होती है पेमेंट एंड मीडियन। दूसरा ले लिया क्या मैंने, पेमेंट एंड मीडियन एंड फुटपाथ पेमेंट एंड मीडियन एंड फुटपाथ। ठीक है, मीडियन एंड फुटपाथ और शोल्डर, किसी के बीच में भी हो सकता है ये, और शोल्डर। ठीक है, curves are mainly divided into following। अभी आ रहा हूँ into following। फर्स्ट लो कर्व, सेकंड सेमी बैरियर कर्व, थर्ड इसमें एक विड्थ और बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं हम बैरियर टाइप कर्व। तीन टाइप है। हो गया, अब अलग अलग हाइट है इसकी, लिख लेते हैं ऑर्डर से। फर्स्ट इज लो कर्व, इट्स हाइट इज 100 mm, its height is 100 mm above the pavement edge, above the pavement edge, above the pavement edge with a slope to enable the vehicle, with a slope to enable with a slope to enable a vehicle to climb the curve at slow speed, to climb the curve at slow speed।
It is also termed as mountable curve. Mountable curve. It is also termed as mountable curve, which encourages the traffic, which encourage the traffic, which encourage the traffic to remain in through the lanes, to remain in through the lanes. Yet allow the vehicle yet allow the vehicle yet allow the yet allow the driver yet allow the driver yet allow the driver enter into the yet allow the driver into the shoulder area at slow speed, into the shoulder area into the slow speed. ये सारी कहानी है. नेक्स्ट इज सेमी बैरियर टाइप. इसका भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको. डायग्राम कैसे रहता है इसका. जी ये सेमी बैरियर टाइप ऐसी शेप रहती है इसकी. कितनी हाइट रहती है इसकी 100 mm. ये सारी कहानी. चाय पी लूँ. चलो नेक्स्ट इसको समझा दूँ पहले. चलो इसको देख लो. ये कर्व क्या है ये तो समझ आएगी. बाउंड्री होती है किसी के बीच में, पेमेंट और मीडियन के बीच में, या पेमेंट और शोल्डर के बीच में. तो ये सारी उसको क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे. कब तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन से. लो कर्व, सेमी बैरियर एंड बैरियर टाइप. पहला टाइप कौन सा है, लो कर्व. लो कर्व की हाइट कितनी रहती है आपसे यही पूछेगा, 100 mm की रहेगी. अबव द पेमेंट एज विद स्लोप टू इनेबल अ व्हीकल. इस पे स्लोप क्यों दिया होता है कि इस पे कभी जरूरत पड़े तो व्हीकल हम स्लो स्पीड करके ऊपर चढ़ा देते हैं. देखा है ना. तो टू इनेबल अ व्हीकल टू क्लाइम द कर्व एट स्लो स्पीड. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज माउंटेबल कर्व. दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है इसका माउंटेबल कर्व. विच एंकरेज द ट्रैफिक टू रिमेन थ्रू दी लेन्स. ये एंकरेज करता है भी ट्रैफिक को भी अपनी लेन में ही रहो. जब ये कब करेगा, कब एंकरेज करेगा, जब ड्राइवर क्या करेगा, एंटर कर रहा होगा किसमें, शोल्डर एरिया के अंदर. तो ये सारी कहानी बता दी. समझ गए बात. नेक्स्ट इज सेमी बैरियर कर्व. सेमी बैरियर कर्व it is provided on the it is provided on the periphery of a roadway it is provided on the periphery of a roadway where the pedestrian traffic is high. कहाँ यूज़ करते हैं इसको, जहाँ पे where the pedestrian traffic is high. Pedestrian traffic is high. This type of curve of height
हाइट कितनी है इसकी? 150 mm हाइट है इसकी। above the pavement edge, above the pavement edge above the pavement edge with slope 1:1, with slope 1:1 on top of 75 mm, on top of 75 mm, जिसको which also known as butter, which also known as butter ये नाम पूछा गया है क्वेश्चन में, बटर याद रखना है। बताया तो स्लोप जब 1:1 देते हैं। दिस कर्व प्रिवेंट्स द एंक्रोचमेंट, prevents the encroachment this curve prevents the encroachment by parking vehicle, encroachment by parking vehicle, but in case of emergency, it is possible to drive over this drive over this एंक्रोचमेंट क्या होता है? कब्जा करना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बताऊँ ये कहाँ होती है ये, जैसे पार्क के आगे पार्किंग वाली जगह होती है ना, जहाँ पे जैसे पार्क है उसके साइड में पार्किंग वाली जगह है, उस साइड में जब वो बने होते हैं, अब वो अगर इमरजेंसी में आप बना सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखो पढ़ो इसको। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ रोडवे। अब रोडवे क्या होता है, अभी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक यही है मेरा। व्हेन द पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक, जब पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तब ये बनाते हैं। इसकी हाइट कितनी होती है? 150 mm होती है। और अबव द पेमेंट एज विद स्लोप, कितना स्लोप देते हैं यहाँ पे, कितना है? 1:1 ऑन टॉप ऑफ 75 mm। इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ऐसा बनाओ उसका, अभी बता देता हूँ डायग्राम। इसकी फ़ोटो भी निकाल देना, दिखा देंगे आपको फोटो। दिस इज़, ये है मेरी 150 mm, 150 mm, और ये ले लो, ये कितने हैं? दिस इज़ 75 mm। ये स्लोप कितना दे रखा है? ये इस टाइप का शेप होती है, समझ गए बात? तो इस टाइप की शेप को क्या बोल देते हैं हम लोग? ये बोल देंगे। अब ये पैराबोलिक हो सकता है, समझ रहे हो बात? ये ऐसा, ये एक्चुअल में शेप रहती है इसकी। तो इस टाइप के जब आपको मिलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सेमी बैरियर टाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया, इसकी हाइट कितनी है? 150 mm अबव द पेमेंट एज विद स्लोप कितना है? 1:1 टॉप ऑफ 75 mm। दिखा दी 75 mm। इसको बोलते हैं, इस स्लोप का प्रोवाइड करना इसको बोलते हैं बटर, ठीक है, याद रखोगे। दिस कर्व प्रिवेंट्स द एंक्रोचमेंट बाय पार्किंग व्हीकल। ये कर्व जो है प्रिवेंट करती है जो पार्क ना करें इसके आगे, जो पार्किंग व्हीकल लगाते हैं ना, उसके आगे ना लेके जाएं। तो दिस प्रिवेंट द एंक्रोचमेंट बाय पार्किंग व्हीकल, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इट इज पॉसिबल टू ड्राइव। इसके ऊपर भी ड्राइव कर सकते हो, ऐसी कहानी है, समझिए। जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे देखा होगा आपने, इस टाइप के वो बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी बैरियर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है मेरा बैरियर टाइप। लास्ट खत्म करते हैं इसको, फिर रिलेट कर लेंगे। बैरियर टाइप, चलो नेक्स्ट देखो बैरियर टाइप कर्व। बैरियर टाइप कर्व, इसकी हाइट कितनी रहती है? हाइट सीधा लिख लो, इसकी हाइट रहती है इसकी 200 mm। हाइट रहती है 200 mm हाइट रहती है इसकी।
अभी कहाँ प्रोवाइड करते हैं? इट इज प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द फुटपाथ, एडजेसेंट टू द फुटपाथ where pedestrian traffic is very high. पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा होती है। द हाइट ऑफ कर्व स्टोन इज, हो गया, इतना लिख लिया। उसके बाद इसका स्लोप भी लिख लो, विथ स्टीप स्लोप ऑफ, कहाँ लिख दे, हाइट इसका लिख लो सीधा, फर्स्ट पॉइंट में लिख लो, विथ स्टीप स्लोप ऑफ 1 वर्टिकल टू दी 0.25 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल टू दी 0.25 हॉरिजॉन्टल, ये रहता है। या इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं दोनों को तो क्या बनेगा, 4 वर्टिकल और ये 1 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ गए बात? चलो ये लिख लो, ये कुछ सवाल बन जाते हैं, ये सारी कहानी है। एक्चुअल में आपको अगर मैं दिखाऊं, इसको दिखाऊं, एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें बताना मुझे कहाँ प्रोवाइड कर रखा है। एक प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग शोल्डर की साइड में, शोल्डर की साइड में हो जाएगा, शोल्डर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब मान लो ये है, ये कैरिज वे है मेरी, ये मेरी कैरिज वे होगी, और शोल्डर, ये है मेरा शोल्डर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, ये अनडिवाइडेड रोड थी, और यहाँ पे अपने को प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे जब अनडिवाइडेड रोड होगी तो यहाँ पे दो तरफ से प्रोवाइड होगा। अगर ये डिवाइडेड रोड होगी तो बीच में क्या बनाना पड़ेगा आपको, मीडियन बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, कैरिज वे, यहाँ पे कैरिज वे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक साइड होगा, एक साइड क्या है यहाँ पे मीडियन होगा, और एक साइड यहाँ पे क्या होगा शोल्डर, एक साइड कर्व। ये सारी कहानी समझ गए बात? तो ये सारी कहानी हो जाएगी, समझ गए बात? अरे ऐसा छोड़ो, अच्छा कर्व तो मैंने आपको कहा है मीडियन पे भी होती है, ये छोड़ो आप, ये छोड़ दो, फोटो लगा देते हैं, अभी दिखाते हैं। अच्छा ये देखो, ये कैरिज वे है, ये क्या है मीडियन, इसका मीडियन का भी क्या बना होगा, यहाँ पे कर्व स्टोन यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे शोल्डर ले लो। अब यहाँ पे एक तरफ है, यहाँ भी क्या है कर्व स्टोन, यहाँ पे क्या है कैरिज वे, यहाँ पे क्या है शोल्डर। ये कहना चाह रहा है। अब मैं ना एक लाइन लिखूंगा इसके बेस पे, तो तभी मैंने आपको ये लिखवाया आपको। अब एक पॉइंट लिखो इसके लिए, ये नोट डाल के पॉइंट लिखो। शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेमेंट, शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन both the sides of pavement, both the sides of pavement, or along the roads, or along the roads in case of undivided roads, undivided roads. Next, the earthen shoulder should have sufficient strength to carry the vehicle, to carry the earthen shoulder should have to carry the vehicular load in case of emergency. Load in case of emergency. और इसमें मैंने शोल्डर साथ ही करवा दिया गया, इसमें और कुछ बताया गया? इसमें ऐसे करना, ये जो टॉपिक है कर्व एंड शोल्डर दोनों है, कर्व एंड शोल्डर दोनों ये इकट्ठा ही करवा रखा है, कर्व एंड शोल्डर दोनों है।
हो गया। नेक्स्ट हो गया द मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर एज पर IRC इज 2.5 मीटर। ये लिख लो, ये दोनों हैं कर्व और दोनों आ गए इसमें। ठीक है, और एक और चीज लिख लो इसमें। ये डेफिनेशन शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन, ये सारा टॉपिक शोल्डर का ही लिखवा रखा है अलग से हमने नोट में डाल के। शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेमेंट और अलोंग द रोड्स इन केस ऑफ अनडिवाइडेड रोड्स, और एक पॉइंट इसमें साथ में और ऐड कर लो, और एन आउटर एज ऑफ, और एन आउटर एज ऑफ डिवाइडेड कैरिजवे, ऐसे कर लो, डिवाइडेड रोड्स, डिवाइडेड रोड्स। अब इसको समझा देते हैं आपको। देखो इधर, अब अभी जो फिगर बताई मैंने वो सारी, ये सारी कहानी खत्म होगी। अब यहाँ यहाँ से ऐसे करो, यहाँ शोल्डर ही लिख लो, क्योंकि डिफरेंस नहीं क्रिएट करो, क्योंकि दोनों इकट्ठे करवा रखे हैं इसमें। अब इसमें इकट्ठा शोल्डर का ही ले लो, वो कर्व स्टोन इसमें रिलेट कर दिया था मैंने, ये कर्व स्टोन बना रखा है। अब ये बताओ मुझे, अगर ये डिवाइडेड अनडिवाइडेड कैरिजवे है, एक ही उसमें कोई भी डिवाइडर नहीं है, इसके साइड में क्या आएगा? यहाँ पे शोल्डर आ गया, ये क्या आ गया? शोल्डर आ गया। यहाँ पे ये कैरिजवे है, ये शोल्डर आ गया। अच्छा, अगर डिवाइडेड कैरिजवे, ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। ये क्या हो गया? ये कैरिजवे। यहाँ पे क्या आएगा? कैरिजवे। यहाँ पे क्या आएगा? शोल्डर। यहाँ पे क्या आएगा? शोल्डर आएगा। अब ये बताओ मुझे, मैंने लिखा शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेमेंट और अलोंग द रोड इन केस ऑफ अनडिवाइडेड। दोनों के दोनों साइड में कब प्रोवाइड होगा? जब अनडिवाइडेड होगा। नेक्स्ट, द अदर, इसके बाद लिखा और एन आउटर एज ऑफ द डिवाइडेड रोड। सिर्फ आउटर एज पे कब प्रोवाइड होगा? जब इसमें क्या होगा? अब सिर्फ आउटर एज पे प्रोवाइडेड है ये, अरे कहाँ गया? अब ये मीडियन था, ये रोड है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया? शोल्डर। सिर्फ आउटर एज पे कब मिलेगा आपको? जब डिवाइडेड रोड होगा। क्लियर है? जब डिवाइडेड होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अनडिवाइडेड होगा दोनों तरफ मिलेगा। तो ये डेफिनेशन है शोल्डर की, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आपने उसको बताना है ये दोनों तरफ प्रोवाइड है तो कुछ भी नहीं, डेफिनेशन में पढ़ने में ये समझाने के लिए आया। क्लियर है? ये शोल्डर इसमें आ जाएगा सारा। क्लियर है? नोट में लिखवा दिया सारा शोल्डर। चलो इसके फंक्शन लिखवाऊँ? लिख लो, फंक्शन भी लिख लो अलग से। फंक्शन ऑफ शोल्डर, फंक्शन ऑफ शोल्डर, पहला फंक्शन imparts structure stability, imparts structural stability. Second, increases the capacity and operating speed, increases the capacity and operating speed. Third, it can be used as mode of movement in emergency. In emergency, it can be used as mode of movement. Mode of movement. Fourth, it may also act as service lane. Also act as it may also act as service lane for the vehicle, for the vehicle. ये सारी कहानी लिख लो, फंक्शंस आ गए। एक और पॉइंट, एक मैंने आपको लिखवाया था, सरफेस कैसा होता है इसका? रफ होता है, बताया था ना। कैसे लिखूं इसमें? डाल दो, देखो, द सरफेस ऑफ शोल्डर इज रफ देन कैरिजवे। so as to discourage the vehicle, so as to
discourage the vehicle, so as to discourage the vehicle to ply over it, to ply over it. हो गया. The color of shoulder should be different. इसी के अंदर लिख दूँ, the color of shoulder should be different. The color of shoulder should be different from that of pavement, from that of pavement, so as to distinct between two, so as to distinct between two. लिख लो. ये सारी कहानी हो गई. अभी मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी. रोड मार्जिन्स अगला टॉपिक है. चलो लिखो, सारा देख लो. अभी वो जो आपको कह रहा ना रोडवे, अभी आ जाएगा. हाँ बोलो बोलो. कहाँ पे? द सरफेस ऑफ शोल्डर इज रफर या रफ लिख लो, रफर देन सो एज टू डिस्करेज द व्हीकल टू प्लाई ओवर इट. कहाँ पे? व्हीकल टू प्लाई. अब समझ लो, समझा देता हूँ उसको क्या मतलब है इसका. देखो क्या बताया मैंने कहा अब ये कर्व और शोल्डर दोनों इकट्ठे करवा दिए मैंने. पहले कर्व बता दिया क्योंकि कर्व के साथ शोल्डर आता है, शोल्डर साथ में बता दिया आपको. कर्व के टाइप आपको सिर्फ हाइट से याद रखने, हाइट कितनी होती है, और बैरियर टाइप में उसके ऊपर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, बाकी सब में ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कहानी लिख लो. नेक्स्ट है शोल्डर. शोल्डर आर प्रोवाइडेड इन बोथ द साइड्स ऑफ पेमेंट. दोनों साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं. कब? जब अनडिवाइडेड हो. एक साइड प्रोवाइड करते हैं कब? जब डिवाइडेड रोड हो. मिनिमम विड्थ कितनी लेके चलते हैं शोल्डर की? 2.5 मीटर. फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है, कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ऑपरेटिंग स्पीड को भी. इमरजेंसी में इट कैन बी यूज एज अ मोड ऑफ मूवमेंट. इट मे बी एक्ट एज सर्विस लेन. सर्विस लेन कब एक्ट करेगी? सर्विस लेन कब एक्ट करेगी? जब इमरजेंसी हो जाती है तो इधर ले आते हैं यहाँ पर व्हीकल को. नेक्स्ट, सरफेस ऑफ शोल्डर क्या होता है? रफ होता है, ताकि पता लग जाए आप शोल्डर पे आ चुके हो. समझ रहे हो? द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेमेंट सो एज टू डिस्टिंग बिटवीन द टू. इसी से पता लगता है ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. तो ये सारी कहानियाँ आपको ध्यान. ओके चलो इतना ही कर लें इसमें. हैं चलो रोक दो इसको, इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं.